इकोलॉजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विकास तो होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजिकल डैमेज मिनिमम होना चाहिए। हम इसके लिए इकोथेरेपी की तरफ जाते हैं, इको डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, इको मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल थेरेपी। और तब ये देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फील्ड्स निकल आते हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। ये मैंने कई साल पहले कहा था, देखिए यदि गंगा जी के बगल में दोनों किनारे गंगा के आसपास लगभग 60 करोड़ की आबादी को कवर करती है गंगा जी, और गंगा जल अमृत माना जाता है। बहुत सारा रिसर्च भी हुआ इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इसमें है, कुछ ऐसा भी पता चला है, लेकिन जैसा चाहिए उस तरह से रिसर्च नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि गंगा जल में वो जो हिमालय की तमाम सारी औषधियाँ हैं, जो विश्व प्रसिद्ध जैव विविधता का केंद्र है हिमालय, जहाँ वैली ऑफ फ्लावर जैसे हैं और जहाँ हिमालय के अद्वितीय गुण हैं। और अब जब थोड़ा थोड़ा और जानने को मिलता है कि हिमालय में तमाम तरह के रत्नों का भंडार है। संस्कृत ग्रंथों में एक श्लोक आता है, अनंत रत्नम प्रभवस्य यस्यम हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम। तो अनंत रत्नों का भंडार है हिमालय। अभी पता चला कि अफ़गानिस्तान में, काबुल में, कांधार में, कहाँ कहाँ बहुत गजब गजब के रेयर एलिमेंट्स हैं। सोने चांदी के भंडार हैं, तांबे के भंडार हैं, रेयर अर्थ्स के भंडार हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के भंडार हैं। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये हिमालय को ठीक से समझना चाहिए। उस हिमालय से निकलने वाली गंगा जी अपने जल में इन सब का गुण ले आती हैं, उन सारे औषधियों का और सारे तरह के मिनरल का। इसलिए हमारे ग्रंथों में गंगा जल को ब्रह्म द्रव कहा गया है। तो जो लाखों वर्षों से लोग पी रहे हैं और नहा रहे हैं और श्रद्धा के केंद्र हैं, ऐसे गंगा जल के लिए तो क्या शब्द कहे जाएं। मैंने एक बार BHU में एक व्याख्यान में कहा था कि गंगा जल की एक बूंद, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से कह रहा हूँ कि गंगा जल की एक बूंद भी दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती। आर्टिफिशियल तरीके से गंगा जल तैयार नहीं कर सकता। और यह गंगा जल या और दूसरे भी जल, ये केवल H2O नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। केवल केमिस्ट्री की भाषा में इसको सब कुछ समझ जाएं, ऐसा उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, चाहे जितना करें। अलग अलग जल की गुणवत्ता, अलग अलग पीने लायक, अलग अलग चीज़ें। स्प्रिंग वाटर, कहाँ का स्प्रिंग, कौन सा पौधा किस तरह का है, किसकी जड़ में कैसा राइजोस्फीयर है, रियली वंडरफुल थिंग। बहुत कठिन, बहुत अच्छी भी है। इसको यदि समझें, सोचें, विचारें तो बड़ा काम हो सकता है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि गंगा जल को और उसकी इकोलॉजी को, औषधि पौधों की इकोलॉजी को, उनके रूट हेयर्स को, जो सॉइल का स्टाटा है, इसको देखते हुए हमको इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ठीक से समझकर और बीमारी से बचने का इसका उपाय करना चाहिए। मैं इकोलॉजी को पूरी तरह से मेडिकल साइंस के साथ जोड़ देता हूँ तो वो इकोथेरेपी बन जाती है। और इकोथेरेपी के सबसे अधिक नज़दीक योग और आयुर्वेद है इकोलॉजिकल साइंस के। इसको मैं कैंसर के साथ जोड़ना चाहता हूँ तो वो हो जाता है आंको इकोलॉजी या आंको बायोलॉजी। इसको केवल मेडिकल साइंस के लोग नहीं, रिसर्च के लिए MSc लाइफ साइंस के कोई विद्यार्थी इसमें काम कर सकते हैं। और इसलिए नई नई चीज़ों को देख करके और हमको इस विषय में अच्छा अनुसंधान करने की ज़रूरत है। रेडियो बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, जीनोटॉक्सिकोलॉजी, मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी,
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो अभी हो रहा है पूरी दुनिया में, हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट एंड इकोलॉजी, हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड इकोलॉजी, इन पर सामान्य कॉलेजेस में सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सामान्य विश्वविद्यालयों में इनके साथ प्रारंभ करना चाहिए और देश में और पूरी दुनिया में इनकी बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग तैयार करें जो 6 महीने पढ़ करके, साल भर पढ़ करके और ये पूरी दुनिया में अपना भी काम करें और समाज की सेवा भी करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार।